बुलेटिन की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। तीरथ सिंह रावत ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। तीरथ सिंह रावत का कहना है कि संवैधानिक संकट की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है और पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद भी दिया। उनका कहना है कि मौका देने के लिए पार्टी का आभार। आज बैठक में चुना जाएगा उत्तराखंड का नया सीएम। तो उत्तराखंड की राजनीति में, सियासत में बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला। सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया और उनका कहना है कि संवैधानिक संकट की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह का धन्यवाद भी दिया है। पार्टी को भी आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है मौका देने के लिए पार्टी का आभार और आज बैठक में नया सीएम चुना जाएगा। उत्तराखंड को 4 महीने के भीतर ही फिर से नया सीएम मिलने जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर को थैंक यू कहने वाले हैं। जी हां, सीएम शनिवार यानी आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे। वैक्सीनेशन में नंबर 1 रहते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इस शहर को धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री। ये दौरा कई मायनों में और भी अहम होगा। मुख्यमंत्री शनिवार दोपहर 1:45 पर इंदौर पहुंचेंगे। सबसे पहले सीएम AICTCL इंक्यूबेशन सेंटर में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक लेंगे। इस बैठक में कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर तैयारियों पर चर्चा होगी और 11 ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत भी करेंगे सीएम। इसके बाद वो पीसी सेठी अस्पताल पहुंचकर जायजा भी लेंगे। पीसी सेठी अस्पताल को तीसरी लहर के मद्देनजर तैयार किया जा रहा है। 250 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में बच्चों और महिलाओं के इलाज के लिए खास इंतजाम होंगे। आखिर में वो वैक्सीनेशन में नंबर 1 रहने पर धन्यवाद इंदौर का करेंगे। कार्यक्रम में लोगों का सम्मान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर विधायक आकाश विजयवर्गीय ने पीसी सेठी अस्पताल का जायजा भी लिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कल जो इंदौर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो डेवलपमेंट हो रहा है और अन्य डेवलपमेंट के कार्य जो हो रहे हैं उसकी बैठक लेंगे AICTSL ऑफिस में। उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे, इसका मुआवना करेंगे। जल्द से जल्द ये अस्पताल रेडी हो जाए और क्या बेहतर यहाँ पर किया जा सकता है उसकी चिंता करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ से फिर अभय प्रशाल में उनका एक कार्यक्रम है जिसमें वो जो कोरोना काल में जिन लोगों ने अच्छी सेवा की है समाज की, देश की, उनका सम्मान करेंगे। वहीं एक बार फिर सिंधिया एमपी के दौरे पर आने वाले हैं। 4 दिन के एमपी के दौरे पर सिंधिया रहेंगे। 4 जुलाई को एमपी दौरे पर आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। 4 जुलाई को नीमच, मंदसौर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। 5 जुलाई को रतलाम, धार, इंदौर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। 6 जुलाई को उज्जैन और इंदौर में रहेंगे सांसद सिंधिया। 7 जुलाई को इंदौर से वापस दिल्ली लौटेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर सिंधिया जी आने वाले हैं। राज्यसभा सांसद सिंधिया का 4 दिन का ये मध्य प्रदेश का दौरा रहेगा। 4 जुलाई को एमपी आएंगे। 4 जुलाई को नीमच, मंदसौर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। 5 जुलाई को रतलाम, धार, इंदौर में कार्यक्रम में शामिल होंगे। 6 जुलाई को उज्जैन और इंदौर में रहेंगे। 7 जुलाई को इंदौर से ही वापस राजधानी दिल्ली लौटेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक बार फिर सांसद सिंधिया की सक्रियता मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलेगी 4 दिन के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों के बीच एमपी के नेताओं के समायोजन की अटकलों का दौर शुरू हो गया है। सांसद सिंधिया का मंत्री बनना लगभग तय है, लेकिन मालवा अंचल के एक बड़े चेहरे को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही एमपी के 2 नेताओं को राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। केंद्र में दिखेगा एमपी का जलवा। कैबिनेट विस्तार में 2 बड़े चेहरे। सिंधिया बनेंगे मंत्री, कैलाश पर कयास। राजभवन की रेस में भी एमपी के नेता। केंद्रीय राजनीति में एक बार फिर एमपी का जलवा देखने को मिलेगा। न सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल में बल्कि संवैधानिक पदों पर भी एमपी के नेताओं को मौका दिए जाने की चर्चा है। पहले बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की।
सूत्रों के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते में केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। इसमें मध्य प्रदेश के 2 बड़े नेताओं के नामों की चर्चा है। कांग्रेस सरकार जमींदोज कर बीजेपी में आए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नामों की चर्चा है। हालांकि सिंधिया के नाम को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के नाम पर संशय बरकरार है। संभावना ये जताई जा रही है कि कैलाश विजयवर्गीय खंडवा से चुनाव लड़ केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, लेकिन ये अभी कयास भर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्री बनना तय है। उन्हें रेल या मानव संसाधन जैसे बड़े विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। मध्य प्रदेश के जो लोग अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौजूद हैं, यदि उनमें से किसी को हटाया जाता है या नई जिम्मेदारी दी जाती है तो निश्चित तौर पर एक से अधिक चेहरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। संभव है कि कैलाश विजयवर्गीय को मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, लेकिन उन्हें फिर जो है राज्यसभा में भेजना पड़ेगा, क्योंकि कोई लोकसभा चुनाव अभी नज़दीक है तो वो है सिर्फ खंडवा का। तो खंडवा से यदि पार्टी चुनाव लड़ाती है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में लेने के बाद लड़ाई, बहुत सारे सवाल हैं जो पार्टी की रणनीति पर है, लेकिन वो एक दावेदार के तौर पर उठ रहे हैं। ये भी चर्चा है कि मध्य प्रदेश के कोटे से बने 2 मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल से हट सकते हैं। उन्हें संवैधानिक पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाया जा सकता है। वैसे भी मध्य प्रदेश के कई नेता राज्यपाल बनने की दौड़ में शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, महाराष्ट्र के सह प्रभारी और मध्य प्रदेश में मंत्री रहे जयभान सिंह पवैया को राज्यपाल बनाया जा सकता है। बीजेपी मानती है कि मध्य प्रदेश के संगठन से निकले नेताओं को केंद्र की राजनीति में खासा महत्व मिलता है। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश कुशाभाऊ ठाकरे जी की देन है। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने यहाँ संगठन को जिस तरीके से गढ़ा है, इसको बढ़ाया है, उसी का प्रमाण है कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के बाकी प्रदेशों में मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान है, अलग रूप से इसको देखा जाता है। इसलिए बराबर हमको चाहे संगठन हो चाहे सरकार में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को सम्मान मिलता है और ये सिलसिला आगे भी बना रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि मध्य प्रदेश के बीजेपी संगठन की नर्सरी से निकला नेता देश में उच्च पदों पर गया है, लेकिन इस बार का मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश की सियासत के लिए बेहद अहम है। समीकरणों के आधार पर महत्वपूर्ण तो है ही, बल्कि लंबे समय से समायोजन की प्रतीक्षा कर रहे नेताओं के लिए अच्छे दिन की शुरुआत भी माना जा सकता है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। वहीं उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आगामी उपचुनाव को लेकर बनाई जा रही है रणनीति, मित्तल का ऐसा कहना है। पीसीसी में एमपी सह प्रभारी सीपी मित्तल ने बैठक ली। 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा हुई है। इस बैठक के दौरान सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव और उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। इस बैठक में सज्जन सिंह वर्मा, एनपी प्रजापति, जयवर्धन सिंह समेत कांग्रेस के कई नेता इस बैठक में शामिल हुए। एक दिन के विरोध प्रदर्शन से कुछ नहीं होता है। कंटिन्यू हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे साइकिल यात्रा के थ्रू, चाहे धरना प्रदर्शन के थ्रू, चाहे पेट्रोल पंपों के बाहर अपने लोगों का एक आज कोविड की सारी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए जो भी जिस प्रकार का भी विरोध कर सकते हैं उस तरह का कार्यक्रम हमने बनाया और सरकार को किस प्रकार से जगाया जा सके। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग कर देना चाहिए, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जिन जिलों में अध्यक्ष काम नहीं कर रहे हैं उन्हें बदल दो, सेकंड लाइन को प्रमोट करने पर जोर दिया जाए। सज्जन सिंह वर्मा ने ये बात कही। 38 से 40 साल के युवाओं को काम करने का मौका मिले पार्टी में, ये भी बात कही है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने। मैं तो इस बात का पैरोकार हूँ कि तत्काल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भंग कर देना चाहिए। नई तदर्थ समिति बना दो, नया गठन कर दो। कुछ जिले जो काम नहीं कर रहे हैं उन जिले के अध्यक्षों को बदल दो। मैंने इस बात की पैरवी की, मैंने हमेशा पैरवी की सेकंड लाइन की, उन लोगों को प्रमोट करने की, उनके हाथ को मजबूत करने की मैंने पैरवी की। यूथ कांग्रेस की दहलीज पार करके जो कांग्रेस की दहलीज पे खड़े हैं, ये 38 से 40 साल की उम्र के नौजवान हमारे पोटेंशियल है, उनमें ताकत है काम करने की। उन हाथों को काम देके कांग्रेस को मजबूत किया जाए, ये मैं कर रहा हूँ।
खंडवा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत 7 जुलाई को कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे और महंगाई के विरोध में चक्का जाम करेंगे। खबर है कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, अरुण यादव और सचिन यादव भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। महंगाई के साथ साथ कई और मुद्दों की गूंज भी इस प्रदर्शन में सुनाई देगी। स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस का फोकस रहेगा, साथ ही नर्मदा जल परियोजना और पानी के मुद्दे पर भी जमकर हंगामा किया जाएगा। खंडवा यूथ कांग्रेस और प्रदेश यूथ कांग्रेस आदरणीय अरुण यादव जी और विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में नगर निगम का घेराव और चक्का जाम करने जा रहा है। इसके साथ ही सचिन यादव जी से भी हमारी वार्तालाप हुई है, वो भी सम्मिलित हो रहे हैं और यूथ कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव जो हैं इशिता सिदा जी हैं, भैया जी पवार, ऐसे तमाम प्रदेश के और हमारे देश के यूथ कांग्रेस के नेता हमारे खंडवा में उपस्थित होने वाले हैं। और मुद्दा सिर्फ एक है कि जो नर्मदा जल को लेकर के जो भ्रष्टाचार किया है, जो घोटाला किया है, इसको लेकर के 7 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। अगर आप चंबल संभाग से हैं तो ये खबर आपको सुकून देने वाली है। अब यहाँ के लोगों को दिल्ली के उद्योगपति रोजगार देंगे, जिसकी शुरुआत शनिचरा में फर्नीचर क्लस्टर के लिए इन्वेस्टर मीट के जरिए कर दी गई। इस आयोजन में 40 उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। सरकार ने इन्हें जमीन देने के साथ साथ अन्य सुविधाएं देने का आश्वासन दिया है। इस सकारात्मक पहल के बाद जिले के लगभग 5000 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इस इन्वेस्टर मीट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही राज्य के लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा मौजूद रहे। दिल्ली के बहुत सारे ऐसे व्यापारी जो फर्नीचर के क्षेत्र में, खिलौना बनाने के क्षेत्र में काम करते हैं, वो सब आज आए। उनके जो क्वेश्चन थे उनका समाधान आदरणीय सकलेचा जी ने किया और इस मामले में हम लोगों की कोशिश है कि एक फर्नीचर क्लस्टर मुरैना में बने, जिसमें सैकड़ों इंडस्ट्रियां आएँ और हजारों लोगों के रोजगार के अवसर सृजित हों। इसके लिए मैं सकलेचा जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो आज की मीट थी उसके लिए मैंने विजिट किया है। बहुत अच्छी मीटिंग थी यहाँ की, जिससे अब कल को अगर हमने कभी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या अपना प्लांट लगाने के लिए बहुत चीप एंड बेस्ट यहाँ पे जो हमारे तोमर जी मंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है, वो बहुत हमें अच्छा लगा है। गुना की बमोरी विधानसभा को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बमोरी उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। 80 लाख की लागत से तैयार इस प्लांट से मरीजों की ऑक्सीजन की जरूरत पूरी होगी। इसके लिए कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को जूझना पड़ा था। इस प्लांट को कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं इस मौके पर 54 लाख की लागत से बनने जा रहे 30 बिस्तरों के अस्पताल का भी शिलान्यास मंत्री सिसोदिया ने किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बमोरी को चिकित्सा का केंद्र बनाना मेरा सपना है। नेता एक सपना जो देखता है उसे पूरा करने के लिए लगातार दिनों रात एक करता है। कोरोना काल था, लगातार मौतें हो रही थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और ऑक्सीजन की एक सबसे बड़ी समस्या जो थी वो अपनी विधानसभा में सबसे पहले हल की है। यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। आखिर इतनी जल्दी कैसे इस ग्रामीण क्षेत्र में, जबकि गुना जिले में प्लांट नहीं लगाया अभी? कोरोना की महामारी में हम लोगों ने देखा है और अनुभव भी किया कि रात दिन जिस तरीके से हम लोगों ने जग कर ऑक्सीजन की व्यवस्था की, मरीजों को बचाने के लिए जितना भी हो सका हम लोगों ने पूरी तत्परता के साथ, प्रशासन के साथ पूरी टीम ने गुना जिले में लोगों को बचाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए और हमने पाया कि ऑक्सीजन की निश्चित कमी थी। किंतु इस बात का भी मुझे हर्ष है कि प्रशासन और हमारी पूरी टीम ने मिलकर किसी भी एक व्यक्ति को हमने ऑक्सीजन के बिना ख़त्म होते हुए नहीं देखा और हमने तत्परता से, चाहे पूरी रात जगना पड़ा हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हम लोगों ने की। किंतु हमें आत्मनिर्भर बनना था और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जो कोरोना के लिए लगातार गरीब जनता के लिए और अपने मध्य प्रदेश की जनता के लिए लगे रहे रात दिन, और उनका ही निर्देश था कि हम सब हॉस्पिटल्स में गैस के ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाया जाए। कहा जाए तो एक तरह से थर्ड वेव की तैयारी है। गुना में ऑक्सीजन प्लांट कब तक लगेगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में लगेगा? हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गेल ने प्रस्ताव दिया है और गेल भी अपना कार्य प्रारंभ करेगा
और चांचौड़ा में भी प्लांट लगने का है, रावगढ़ में साडा में भी एक प्लांट लगने का है। तो मैं समझता हूँ कि गुना जिला ऑक्सीजन के मामले में आप आत्मनिर्भर हो जाएगा। एक तरह से कहा जाए कि थर्ड वेव की बड़ी तैयारी हो गई है, ऑक्सीजन प्लांट भी लग गया है, बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरे सहयोगी राकेश के साथ पंकज श्रीवास्तव, बंसल न्यूज़, गुना। विदेश में पढ़ाई के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने 3 छात्रों की मदद की। दरअसल 3 छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए सरकार से मिलने वाली स्कॉलरशिप में परेशानी आ रही थी, जिसका समाधान कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया। अब लोकेश पटगिल समेत 2 दूसरे छात्रों का सपना सच हो सकेगा। बता दें कि तीनों छात्र अपनी परेशानी लेकर मंत्री कमल पटेल से मिलने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने बताया कि स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होने के बाद भी वो सरकारी नियम में उलझ गए, जिसके बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने फौरन संबंधित विभाग के अधिकारियों को छात्रों की परेशानी से अवगत कराया। इन छात्रों की समस्या को हल कर ट्यूशन फीस के साथ ही विदेश में खर्च होने वाली राशि को एक साथ देने का निर्देश दिया। हमारा विदेश अध्ययन के अंतर्गत हमारा सिलेक्शन हुआ है। हमारी फ़ीस अभी टाइम से जमा नहीं हो पा रही थी और लिविंग भत्ता नहीं मिल पा रहा था, तो हमारे सर नीरज राठौर सर के रेफरेंस से हम यहाँ पर माननीय मंत्री जी कमल पटेल जी के पास आए, जो कृषि मंत्री हैं। उन्होंने हमसे मिले, बातचीत की और जो अपर ऑफिसर्स हैं उनको मतलब फटकारा एक तरीके से कि ढील क्यों हो रही है इन सब चीज़ों में, और हमारा काम आसान करा दिया और तुरंत फ़ोन लगा के हमारा काम करवा दिया। वहीं राजधानी भोपाल में खुलेंगे 5 नए सीएनजी स्टेशन। मार्केट रेट से 7% कम में नगर निगम को 300 बसों को गैस मिलेगी। थिंक कंपनी के बीच जल्द ही एग्रीमेंट होने वाला है। किराए में भी कमी हो सकती है। बैरागढ़, भानपुर, आरिफ नगर पर स्टेशन खोले जाएंगे। होशंगाबाद रोड और लिंक रोड नंबर 3 पर भी स्टेशन खुलेंगे। स्टेशन खुलने से निगम को फायदा होगा। तो भोपाल शहर में 5 नए सीएनजी स्टेशन खुलने जा रहे हैं। मार्केट रेट से 7% कम में नगर निगम की 300 बसों को गैस मिलेगी। थिंक कंपनी के बीच एग्रीमेंट जल्द होना है और नए स्टेशन खुलने से किराए में भी कमी हो सकती है। बैरागढ़, भानपुर, आरिफ नगर, होशंगाबाद रोड और लिंक रोड नंबर 3 में स्टेशन खोले जाएंगे। वहीं 25 जुलाई से एमपीपीएससी 2020 की परीक्षा होनी है। 2 सत्रों में प्रारंभिक परीक्षा होगी। पहला पेपर सुबह 10 बजे से, दूसरा पेपर दोपहर 2:15 से शुरू होगा। 12 जुलाई को साइट पर अपलोड होंगे एडमिट कार्ड। तो एमपीपीएससी की परीक्षा आयोजित होनी है। 25 जुलाई को एमपीपीएससी 2020 की परीक्षा होगी। 2 सत्रों में परीक्षा होगी। पहला पेपर सुबह 10 बजे से, दूसरा पेपर 2:15 पर दिया जाएगा। 12 जुलाई को वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड होंगे। www.mppsc.nic.in इस पर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं www.mppsc.com पर भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। बेगमगंज से खबर है, घर में लगी आग से रखा सामान जलकर खाक हो गया। हादसे में घर में बंधे 3 मवेशियों की भी मौत हो गई है। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के आवरिया गांव की घटना। बेगमगंज से आपको हम खबर बता रहे हैं, जहां पर घर में अचानक से आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। हादसे में घर में बंधे 3 मवेशियों की भी मौत हो गई है। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पाया। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के आवरिया गांव की ये घटना बताई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता राशिद खान से। राशिद, काफी नुकसान हुआ है आग लगने से, आग लगने की वजह क्या रही? शब्द मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जैसा कि बंसल न्यूज को प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि आग का कारण हालांकि शॉर्ट सर्किट है। जैसा कि विजुअल में हमारे सारे जो है लोग देख पा रहे होंगे कि एक भीषण आग एक मकान में लग जाती है। काफी पुराना मकान था,
मैं समझ बता दूं कि जो गांव में जो अधिकांश किसान होते हैं उनके जो सागवान की लकड़ी के कच्चे मकान होते हैं, बड़ी बड़ी बाखलें होती हैं, वहां पर बड़ा सामान रखा जाता है। मैं बता दूं काफी नुकसान हुआ है, 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इसमें सबसे खास बात यह है कि 3 मवेशियों की भी जलकर मौत होना बताया जा रहा है। कुछ मवेशियों को जो निकाल लिया गया है उनकी हालत बिल्कुल सीरियस है। लेकिन मैं बता दूं कि जैसा कि बताया जा रहा है कि गेहूं और सोलर प्लांट जो है वो भी उसमें रखा हुआ था, सारा सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है। मैं बता दूं सिलवानी बेगमगंज की जो है दमकल सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के आवारिया गांव जो है वहां पर पहुंची थी, लेकिन जब तक वो दमकल पहुंच पाती जब तक देर हो चुकी थी, वो मकान जलकर तो खाक हो गया था। लेकिन खास बात ये रही, गनीमत ये रही कि अगर समय पर ये दोनों दमकलें ना पहुंचती तो गांव में और भी आग को जो है चपेट में ले सकती थी। काफी नुकसान हुआ है। श्याम शरण बोहरे का जो है किसान का मकान बताया जा रहा है, काफी नुकसान इसमें हुआ है। लेकिन हालांकि तहसीलदार अताउल्ला खान का ये भी कहना है कि उनका कहना है आकलन जितना भी नुकसान कराया हुआ है उसका आकलन कराया जाएगा और जो भी नुकसान होगा उसको भरपाई करने की कोशिश की जाएगी। राशिद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो बेगमगंज के घर में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। आग से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है। 3 मवेशियों की भी मौत हो गई है। कई मवेशी आग में झुलस भी गए। अब बात करेंगे कोरोना वायरस के संक्रमण की। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ कम हुआ है। 35 जिलों में कोरोना का एक भी केस नया सामने नहीं आया। 13 जिलों में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 43 केस सामने आए। 8 की मौत हुई। इंदौर में 12, भोपाल में 6, जबलपुर में 5 मरीज मिले। एक्टिव केस घटकर हुए हैं 514। लगातार हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है। कोरोना का कहर लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। 35 जिले ऐसे हैं प्रदेश के जहां पर कोरोना का एक भी नया केस सामने नहीं आया। पिछले 24 घंटे में 13 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरे प्रदेश में 43 केस सामने आए, जबकि 8 की मौत हुई। इंदौर की बात करें तो यहाँ पर 12, राजधानी भोपाल में मात्र 6, जबलपुर में मात्र 5 केस सामने आए हैं और एक्टिव केस घटकर पूरे प्रदेश में हुए हैं 514। आगे बढ़ेंगे। बालाघाट और मंडला के बाद अब केंद्र सरकार ने डिंडौरी को भी नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया। एमपी का ये तीसरा नक्सल प्रभावित जिला होगा। जिले के करंजिया, बचाग, समानपुर और गोपालपुर थाना में नक्सली गतिविधियां ज्यादा देखी गई। आपको बता दें कि डिंडौरी जिले की सीमा बालाघाट और मंडला जिलों से मिलती है और जब भी पुलिस इन जिलों में नक्सलियों पर शिकंजा कसती है तो नक्सली डिंडौरी जिले के जंगलों में छिप जाते हैं, शरण लेते हैं। पुलिस के मुताबिक जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत सुरक्षा के लिए चौरा दादर, गौरा कंहारी और चाडा गांव में पुलिस चौकी खोली जाएगी। सड़कों और मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास कार्य विशेष योजना के तहत किए जाएंगे। आज से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अंतर्गत बालाघाट और मंडला के साथ ही साथ डिंडौरी जिले को SRE योजना के अंतर्गत शामिल किया जाकर नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया। इसके तहत ऐसे प्रभावित नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के कार्य भी किए जाएंगे ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही साथ नक्सलवाद के बढ़ते प्रभाव को